चलो नेक्स्ट थियरी, मॉनेटरी परक्विजिट्स अदर देन मेडिकल फैसिलिटी एंड लीव ट्रेवल असिस्टेंस। ये दो परक्विजिट छोड़कर एग्जाम में कोई भी परक्विजिट आया ना, तो पहले आपको एग्जाम में चेक करना वेदर दैट इज मॉनेटरी इन नेचर और नॉन मॉनेटरी। आपको कैसे पता चलेगा वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? पेड और रीएम्बर्स वर्ड आया तो फ्री और फैसिलिटी वर्ड आया। इन केस ऑफ मॉनेटरी परक्विजिट गवर्नमेंट दो मॉनेटरी परक्विजिट को एग्जेम कर देती है, एस एन टी। एस का फुल फॉर्म स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप फॉर एम्प्लॉइज चिल्ड्रन इज एग्जेम। व्हाट डू यू मीन बाय स्कॉलरशिप? अंडरस्टैंड, बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए कह रही है। इमेजिन, अपने ऊपर एग्जांपल लेते टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर तुम्हारे बच्चों का सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, तो आगे का जितना भी एजुकेशनल एक्सपेंस होगा बच्चे का, एवरीथिंग विल बी बोर्न बाय कंपनी। फिर वो इंटर का फीस हो, कॉलेज का फीस हो, फाइनल का फीस हो, कोई भी खर्चा हो तुम्हारा फर्दर एजुकेशन का, who will bear that? Company. So that is a scholarship given by the company. That is on one condition. What is the condition? हाँ, मतलब अगर सीए फाउंडेशन आप क्लियर नहीं हुए तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दैट इज अ स्कॉलरशिप। So first of all, we must know the meaning of scholarship. Scholarship is not given to all the children. It is given to certain scholar children जो certain criteria fulfill कर रहे हैं। तो एग्जाम में आ गया, चिल्ड्रन स्कूल फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, चिल्ड्रन दैट इज नॉट अ स्कॉलरशिप, दैट इज टैक्सेबल। चिल्ड्रन कॉलेज फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल। एग्जाम में स्पेसिफिकली बोला है स्कॉलरशिप फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, then it is exempt. Any amount spent by the employer on the scholarship of children, it is exempt. And second, T, telephone or mobile bills paid or reimbursed by employer. Telephone or mobile paid or reimbursed by employer. तो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम पर एग्जाम्पल लेता हूं। तुम्हारा मोबाइल है तुम्हारे पास, तुम्हारा खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर भी है, लेकिन फ्यूचर में जब आप जॉब करोगे तो कंपनी के जो भी क्लाइंट्स वगैरह होंगे उनसे आप अपना पर्सनल नंबर शेयर करना प्रेफर नहीं करोगे। एंड फॉर दैट पर्पस कंपनी आपको अलग से फोन प्रोवाइड करती है, अलग से ऑफिस का नंबर प्रोवाइड करती है। किस पर्पस के लिए मोबाइल दिया गया आपको? ऑफिस ऑफिशियल पर्पस के लिए। बट वी आर इंडियन, ऑफिस का काम तो करेंगे प्लस रात भर बातें कर रहे हैं। बिल कौन भर रहा है? वाओ, बेनिफिट। बट क्वेश्चन इज पता कैसे चलेगा कितना पर्सनल कितना ऑफिशियल? काफी लोग जेन्युइन होते हैं जो ऑफिस का मोबाइल सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के लिए यूज करेंगे। काफी लोग हमारे जैसे वही मोबाइल पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करें, वही मोबाइल ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज करें। डिवाइड कैसे करें? तो मजबूरी में गवर्नमेंट ने इसे एग्जाम कर दिया। गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन एग्जामेशन देना था ही नहीं। स्कॉलरशिप को तो इसलिए एग्जाम किया बिकॉज पर्पस एजुकेशन, और स्कॉलर बच्चा है वो तो पढ़ना ही चाहिए, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, स्कॉलर बच्चे तो पढ़ना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप इज एग्जाम, टेलीफोन को मजबूरी में एग्जाम करो। रीजन बीइंग आई डोंट नो कितना पर्सनल कितना। इसके अलावा कोई भी मॉनेटरी परक्विजिट होगा ना, टैक्सेबल। तुम्हारे घर का लाइट बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल। गैस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल। मेडिक्लेम इंश्योरेंस अलग था, आज जो पढ़ा था। मेडिक्लेम अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है, दोनों का पर्पस अलग होता है। मेडिक्लेम क्यों निकालते हैं? हॉस्पिटलाइज हुआ तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं? मुझे डर लग रहा है कि कल मुझे कुछ हो गया, मेरे डेथ के बाद मेरी फैमिली का क्या? टू गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू माई फैमिली मेंबर आई एम टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका प्रीमियम इफ पेड बाय एम्प्लॉयर देन इट इज टैक्सेबल। मेडिक्लेम पेड बाय एम्प्लॉयर दैट इज एग्जाम परक्विजिट, वो मेडिकल फैसिलिटी में पढ़ा दिया है। इज इट क्लियर? सो एस टी को छोड़कर कोई भी मॉनेटरी परक्विजिट हुआ तो उसे क्या कर देना? टैक्सेबल। तो याद करो प्रोफेशन टैक्स करके कुछ टैक्स हमने बिगिनिंग में पढ़ा था सैलरी टॉपिक में। अ टैक्स विच इज पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट,
ये आपका टैक्स है, किसको भरना चाहिए? अगर आपका टैक्स है, यू बीइंग एन एम्प्लॉय, तो तुम्हें ही भरना चाहिए. सो इफ इट इज पेड बाय यू, if the profession tax paid by you, what is the treatment? Deduction under section 19. But imagine करो तुम्हारा प्रोफेशन टैक्स पेड बाय योर एम्प्लॉयर. वाओ, अरे व्हाट इज वाव इन दिस? टैक्स मेरा मुझे भरना चाहिए था, बट भरा किसने? एम्प्लॉयर ने. फॉर मी इट इज अ बेनिफिट, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एसटी और अदर, हेंस इट इज टैक्सेबल. एंड देन क्लेम डिडक्शन टू इफेक्ट. If the profession tax paid by you, being an employee, you are paying it, claim deduction. But if your profession tax is paid by your employer, wow wali feeling आई, income, hence first taxable and then claim deduction to effect. If the profession tax is paid by your employer, first include then deduct. First include, if it is paid by you, claim deduction. Is it clear? बस मॉनेटरी परक्विजिट में इतना याद रखना है. मॉनेटरी परक्विजिट पता कैसे चलेगा एग्जाम में? मॉनेटरी है, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर. राइट डाउन मॉनेटरी परक्विजिट. सो अंडर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, अंडर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट हम नॉन मॉनेटरी परक्विजिट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. नॉन मॉनेटरी परक्विजिट में CTEGS, इसको क्या पढ़ेंगे? CTX. इट इज टैक्सेबल, बट टैक्सेबल ओनली फॉर सर्टन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. स्पेसिफाइड फॉर द टाइमिंग हमने क्या? हाई क्लास ऑफ एम्प्लॉयज. एंड LIGST, लाइट, CUT, क्यूट, लाइट, क्यूट, एटसेट्रा, दैट इज टैक्सेबल. टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, मतलब स्पेसिफाइड हो या ना हो, सबके लिए टैक्सेबल होगा. अब आज ना पहले मैं लाइट क्यूट स्टार्ट कर रहा हूं, विच इज टैक्सेबल फॉर, जो ऑल के लिए टैक्सेबल, पहले वो पढ़ लेते, फिर देखेंगे CTX. सो लाइट क्यूट में, लाइट क्यूट का फुल फॉर्म L, लंच फैसिलिटी. कंपनी ने आपको लंच की फैसिलिटी प्रोवाइड की है. I, इंटरेस्ट बेनिफिट. अब एग्जैक्टली इंटरेस्ट बेनिफिट क्या होता है डिटेल में बताऊंगा. कंपनी ने आपको गिफ्ट दिया, कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया, हाउस अकोमोडेशन. कंपनी आपको टूरिंग एंड अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है. कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है. कंपनी आपको मूवेबल असेट्स दे रही है फॉर यूज. हु इज द ओनर ऑफ असेट्स? कंपनी, बट यू आर यूजिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी. Certain assets owned by company earlier, now ownership is transferred in favor of employee. कंपनी ने assets ही तेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया. And employee stock option scheme, light cute, lunch facility, interest benefit, gift, house accommodation, touring and accommodation. Light cute में C1, credit card facility, club facility, use of movable assets, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. जिसमें पहला अभी स्टार्ट करते विद लंच फैसिलिटी. एग्जाम में आ गया लंच अलावेंस. अलावेंस इट इज फुल्ली लंच बिल पेड बाय एम्प्लॉयर. मॉनेटरी परक्विजिट फुल्ली टैक्सेबल. कंपनी में कैंटीन है, फुकड़ में खाने को मिला, नॉन मॉनेटरी, दैट इज लंच फैसिलिटी. This is exempt. This is if the facility of lunch is provided in the office during office hours. It is exempt if the facility is provided in the office during office hours. Up to rupees 200 per meal is exempt. How much is exempt? 200 rupees per meal. एक बार खाने का 200 रुपए exempt. तो कंपनी ने अगर पूरे साल भर में 300 दिन तुमको लंच दिया तो 200 into 300, 60,000 rupees will be exempted. अंडरस्टैंड? 300 डेज कहां से आ गया? कंपनी 365 डेज लंच दे भी नहीं सकती. संडे टू संडे थोड़ी ना ऑफिस में खाने जाओगे. दिवाली, दशहरा, होली छुट्टियों का दिन है ना, थोड़ी ना ऑफिस में खाने जाओगे. तो वो सब कट पिट करने के बाद
समझो ना, कंपनी ने कितने दिन लंच दिया, तो 300 दिन बेनिफिट मिला। गवर्नमेंट कह रहे आई विल गिव एग्जेम्पशन मैक्सिमम 200 पर मील। तो समझो कंपनी ने लंच प्रोवाइड किया, तुमको बेनिफिट एक दिन का 500 रुपए का मिल रहा है अज्यूम। तो 500 इंटू 300 टोटल बेनिफिट कितना मिला, 1,50,000। उसमें से गवर्नमेंट कितना एग्जेम्पशन दे रही, 60,000। बैलेंस 90 विल बी टैक्सेबल। लंच फैसिलिटी इज एग्जेम्प्टेड ओनली अप टू ₹200 पर मील। कंपनी ने लंच प्रोवाइड किया है और लंच वैल्यू 150 रुपीज ही है, तो कम है तो 150 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन देगी गवर्नमेंट, 200। वो भी कंडीशनल एग्जेम्पशन है, इफ द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन द ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल मींस व्हाट, इमेजिन करो कंपनी का कोई होटल है, कंपनी का कोई होटल है, तुम ऐसे फैमिली के साथ घूमने फिरने गए थे, उस होटल में लंच कर लिया, पैसा नहीं दिया, तो अभी भी लंच फैसिलिटी मिला ना, बट नॉट इन द ऑफिस, not during the office hours, hence fully taxable. Exemption will be given if it is provided in the office during office hours. But now understand, in PDLC we do not have any canteen. तो अगर PDLC ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी चाहती है तो कर नहीं पा रही, क्यों, कैंटीन नहीं। ऐसे कितनी सारी कंपनीज है मुंबई में जिनके पास जगह सफिशिएंट नहीं है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को लंच प्रोवाइड करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ का रेंट। तो कंपनीज क्या कर रही है, होटल इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप कर रही है। किसके साथ टाई अप, और वहां से मंथली कूपन्स लाकर अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है कि आप जाकर लंच कर लो ना होटल में। अल्टीमेटली तुमको क्या करना है, लंच। अब कंपनी के अंदर कैंटीन रखकर कॉस्ट कंपनी बढ़ाए, उससे तो अच्छा कूपन के साथ तुमको बेनिफिट भी मिल गया, कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो गया, तुमको भी बेनिफिट मिल गया, कंपनी का थोड़ा कॉस्ट भी कम हो गया। तो गवर्नमेंट कहे डोंट वरी, इन दिस केस आल्सो आई विल गिव एग्जेम्पशन 200 पर मील। मतलब दो केसेस में एग्जेम्पशन है, आइदर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन द ऑफिस और द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड थ्रू पेड कूपन्स, और द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड थ्रू, इन दो केसेस में एग्जेम्प्ट है अप टू 200 पर मील, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। अब लंच के साथ ना, लंच के साथ अगर कंपनी ने डिनर प्रोवाइड किया है वो भी एग्जेम्प्ट है। लंच फैसिलिटी बोल रहा हूं क्योंकि जनरली मेजॉरिटी केस में लंच मिलता है। डिनर कब, अब समझो आज लेट नाइट काम करना पड़ गया, कंपनी में 11-12 बज गए, तो क्या डिनर नहीं करूं, तो कंपनी ने डिनर भी प्रोवाइड कर दिया, तो कंपनी लंच भी प्रोवाइड कर रही है, और तो लंच 200, डिनर भी 200, तो 400 रुपए पर मील नहीं बोलूंगा, एक दिन का फिर 400, लंच का 200, डिनर का 200। क्लियर टू एवरीवन? सो लंच भी एग्जेम्प्टेड, डिनर भी एग्जेम्प्टेड, बट मेजॉरिटी केस में आप खुद सोचो ना क्या मिलेगा। डिनर तो 90% केसेस में हम घर पर ही करेंगे, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि लेट नाइट कुछ काम आ गया, कंपनी में रुकना पड़ा, तो कंपनी ने डिनर भी प्रोवाइड कर दिया, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अप टू 200 पर मील। रिफ्रेशमेंट सुना है? व्हाट इज रिफ्रेशमेंट? चाय कॉफी। अब हर एक कंपनी ना जनरली अपने एम्प्लॉयज को रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी तो प्रोवाइड करती है, और इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता कि किस एम्प्लॉय ने कितनी चाय पी ली, किस एम्प्लॉय ने कितनी कॉफी पी ली। तुम्हें लगता है ऐसा कोई चिंदीगिरी करेगा? तो गवर्नमेंट को मालूम है फॉर यू इट इज अ बेनिफिट, बट अब इसका क्या हिसाब किताब? एग्जेम्प्ट। वाई एग्जेम्प्ट? अंडरस्टैंड, मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास हिसाब किताब नहीं है। कोई थोड़ी ना रिकॉर्ड बना कर देगा कि इस एम्प्लॉय ने इतनी चाय पी थी। यस और नो? एग्जाम में आ गया रिफ्रेशमेंट अलावेंस टैक्सेबल। एग्जाम में यही प्रॉब्लम होता है, एक्साइटमेंट में सब गड़बड़। रिफ्रेशमेंट अलावेंस अलग है, रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी अलग है। सुन मीनिंग, रिफ्रेशमेंट अलावेंस पैसा दे रहा हूं, तू चाय पी, हर महीने पैसा, तो रिकॉर्ड है किसको मैंने कितना पैसा दिया। रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी पता नहीं कितना चाय लिया नहीं लिया,
कंपनी ने एक तो लमसम खर्चा किया ही होगा चाय कॉफी पर, तो कंपनी ने उसे एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, बट वी नेवर नो कि किस एम्प्लॉय ने कितना चाय पिया, हेंस एग्जाम। एनी लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया, एनी लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इज एग्जेम्प्ट, वहां पर 200 का लिमिट नहीं है। रिमोट एरिया पर है ना, इसके लिए गवर्नमेंट कहती है अभी उनके लिए क्या लिमिट डालू 200 रुपए, बेचारे एक तो वैसे भी गांव खेड़े साइड में जाकर काम कर रहे हैं, वहां पर उनको खाने पीने का ऐसा इजीली एक्सेस नहीं है। तुम बिल्डिंग से बाहर निकले, वड़ा पाव मिल गया, समोसा पाव मिल गया, चाइनीज मिल गया, सब कुछ मिल गया, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं इन टर्म्स ऑफ फूड, यस और नो। बट जो रिमोट एरिया में रहते ना, दूर दूर तक खाने का कोई ढाबा ठेला मिलेगा ही नहीं, तो कंपनी उनको प्रोवाइड करे। अब उसमें भी वो थोड़ी ना सोचेंगे कि 200 तक ही खाना वरना टैक्स लग जाएगा, अंडरस्टैंड ना। तो गवर्नमेंट कह रही फॉर देम इट इज एग्जाम इफ द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड वेयर, रिमोट एरिया। सो लंच फैसिलिटी में एग्जाम में आ गया तो पहले पता करना वेयर लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन द ड्यूरिंग, इफ यस तो एग्जेम्पशन दे देना अप टू, या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है थ्रू तो भी एग्जेम्पशन दे देना, अदरवाइज इट इज fully taxable. Any refreshment facility, and any lunch provided in, it is fully exempt. ये अपना लंच फैसिलिटी का थियरी खत्म हुआ, कोई डाउट? नेक्स्ट, लंच फैसिलिटी के बाद बच्चों सेकेंड थियरी, इंटरेस्ट बेनिफिट। इंटरेस्ट बेनिफिट क्या है ना, इसको थोड़ा फील करके करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। समझो मैं एम्प्लॉय हूं वर्किंग हियर इन पीडीएलसी, मुझे ना बच्चों एक कार खरीदनी है, द वैल्यू ऑफ कार इज 10 लाख, कार का वैल्यू कितना, बट मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपए, क्या मैं कार खरीद सकता हूं? बोलो, लोन लेकर। अब लोन लूंगा तो मुझे हर महीने इंटरेस्ट ईएमआई वो सब नाटक होगा, और मेरे को इंटरेस्ट ईएमआई के कटकट में जाने का नहीं है। तो मैं ओनर ऑफ पीडीएलसी निहाल सर, प्रतीक सर, उनके पास आने वाला, सर मुझे ना थोड़ा सा कार खरीदने के लिए शॉर्टेज हो रहा है फंड्स का, सिर्फ 6 लाख का शॉर्टेज है। तो प्रतीक सर, धवल सर ने बोला शशि तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, और 6 लाख रुपए एक साथ मुझे ऐसे दे दिया। और सर ने बोला टेंशन नहीं लेना, जब भी तेरे पास पैसे हो ना आराम से रीपे करना। तो मैंने थोड़ा 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 करके 3 साल में पूरा लोन रीपे, 6 लाख लिया था, 6 लाख वापस कर दिया। फॉर मी इज इट अ बेनिफिट? अरे 6 लाख लिया, 6 लाख वापस, क्या व्हाट इज वाओ, क्या इंटरेस्ट सर मुझे दे रहे, मैंने, दैट इज माई बेनिफिट। जो इंटरेस्ट मुझे मार्केट में पे करना पड़ता वो इंटरेस्ट मैंने पे, दैट इज माई बेनिफिट। वाह। तो काफी सारे एम्प्लॉइज अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं और उस पर वो इंटरेस्ट पे, बच्चों जितना उन्होंने इंटरेस्ट पे नहीं किया इट इज एज गुड एज इनकम। अगेन तुमको फील करना पड़ेगा कि हमेशा इनफ्लो हुआ तो ही इनकम, खर्चा होने से बच गया तो वो भी इनकम ही है। तो फॉर यू इट इज टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल? मैंने कितने का लोन लिया, तो टैक्सेबल अमाउंट 6 लाख, देन लाउडर इंटरेस्ट ऑन 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन, अब इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा कितना? अब मार्केट रेट जो आप कह रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार की बैंक है, भिन्न भिन्न प्रकार के रेट है। आज ऐसे ही घर जाते वक्त तफरी करना, एचडीएफसी बैंक कार लोन अलग, एचडीएफसी अलग, आईसीआईसीआई अलग, एक्सिस बैंक अलग, सबका अलग अलग रेट है। तो गवर्नमेंट कहती है इधर उधर नहीं भटकने का, अपना खुद का बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द रेट अप्लाइड बाय एसबीआई विल बी टेकन। तो समझो एसबीआई का रेट है 10%, तो 6 लाख का 10%, फॉर मी बेनिफिट इज 60,000, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 60,000। यहां तक समझा? बट समझो पीडीएलसी के ओनर कह रहे देख शशि, अगर तेरे को मैंने लोन दे दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट तो बाकी एम्प्लॉइज भी एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर उनको लोन नहीं दूंगा तो ये तो इनजस्टिस हो जाएगा। काफी एम्प्लॉइज है तो ऐसा भी करेंगे, मुझसे लोन लेकर एफडी बनाकर इंटरेस्ट कमाएंगे, नेवर नो ना। तो
एम्प्लॉयर कह रहा है कि एक काम कर 6% पर ले ले लोन, तो क्या दूसरा एम्प्लॉय भी तभी मांगेगा जब उसकी जरूरत होगी, वरना तो हर एक एम्प्लॉय मांगते बैठेगा, किसी को मना भी नहीं कर सकता क्योंकि तेरे को दिया है. तो इन दिस केस नाउ आई एम पेइंग इंटरेस्ट हाउ मच फॉर मी. इज इट अ बेनिफिट नाउ? इज इट अ बेनिफिट? यस. कितना? तो फॉर मी बेनिफिट इज 4%. टैक्सेबल अमाउंट विल बी 4% of 6,24,000. सो इंटरेस्ट बेनिफिट में गवर्नमेंट कह रही है कि यार देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे गरीब एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने 50-60 हजार लाख रुपए का लोन ले लिया. अब ठीक है वो इंटरेस्ट नहीं भर रहे, बट उनके लिए लोन भी एक तरीके का बर्डन जैसा हो गया यार. तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर तूने लोन सिर्फ 2 लाख रुपए तक का लेना, लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 2 लाख, देन एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट बेनिफिट आप एग्जेम्प्ट बोल रहे हो, मतलब क्या एग्जेम्प्ट? इंटरेस्ट बेनिफिट इज एग्जेम्प्ट. कौन सा थियरी था अपना? इंटरेस्ट बेनिफिट ना. दिस इंटरेस्ट बेनिफिट इज नॉर्मली टैक्सेबल, बट इफ द लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड, देन दिस इंटरेस्ट बेनिफिट इज एग्जेम्प्ट. मेरे एग्जांपल में मैंने कार खरीदने के लिए कितने का लोन लिया था? सिंस इट इज मोर देन 2 लाख इट इज टैक्सेबल. तो सर टैक्सेबल कितना होगा? 6 लाख माइनस 2 लाख? नहीं, टैक्सेबल तो पूरे 6 लाख का इंटरेस्ट होगा. 2 लाख तक है ना, तो गवर्नमेंट का क्या मानना है? गरीब आदमी होगा, गरीब एम्प्लॉय है, उसके क्या टैक्स लेने का, जा एग्जेम्प्ट. किसी ने 20 लाख का लोन लिया, 50 लाख का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया, तो टैक्स लगेगा. अब लोग ना टैक्स प्लानिंग करते हैं इसमें. तो मैं ना 6 लाख के लोन को स्प्लिट करके ले रहा हूं, हर महीने 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख. तो गवर्नमेंट के लिए मैं एग्रीगेट देखूंगा, पूरे साल का लोन शुड नॉट एक्सीड 2 लाख. The aggregate amount of loan should not exceed. If it exceed 2 lakh, then it is taxable. तो मैंने ना एजुकेशन के नाम पर 1 लाख का लोन लिया, कार खरीदने के नाम पर 1 लाख का लोन लिया, हाउस लोन के नाम पर 1 लाख का लोन लिया, अलग अलग टाइप ऑफ लोन बता दिया. तो सिंस एग्रीगेट इज मोर देन, it is taxable. If the loan amount does not exceed 2 lakh, then exempt, otherwise it is taxable. How to compute taxable amount? Taxable amount is equal to loan amount into SBI minus actual rate. SBI rate minus, मेरे एग्जांपल में 6% लिया था PDLC ने, SBI रेट क्या था? तो 4% बेनिफिट, 4% टैक्सेबल. ठीक है ना. अब कोई बीमार है, एम्प्लॉय को कैंसर है, एड्स है, कोई भयंकर बीमारी है, स्पेसिफाइड डिसीजेस. विच डिसीजेस? गवर्नमेंट ने ना रूल 18 में बहुत सारी बीमारियों के नाम मेंशन किए. उनमें से कोई बीमारी एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को है, एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सच डिसीज एम्प्लॉय हैज टेकन अ लोन. तो गवर्नमेंट के इन दिस सिचुएशन वेदर लोन इज अप टू 2 लाख और मोर देन 2 लाख, इट इज एग्जेम्प्ट. अंडरस्टैंड द पर्पस. कार खरीदना, डिसीज का ट्रीटमेंट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? बट ऑब्वियस ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिसीज, एंड फॉर दैट यू आर टेकिंग लोन. तो गवर्नमेंट बोल रही है एग्जेम्प्ट. यार गवर्नमेंट हर जगह टैक्स 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 नहीं, गवर्नमेंट भी थॉट प्रोसेस देख रही ना. कार इज नॉट नेसेसिटी, इट इज लग्जरी. कार खरीदने के लिए लोन ले रहा है ना, चल टैक्स भर. ट्रीटमेंट के लिए लोन ले रहा है, कोई ना, एग्जेम्प्ट. मतलब यहां पर फिर 2 लाख वाला लिमिट अप्लाई नहीं होगा. कब? स्पेसिफाइड डिसीज. इफ द लोन इज टेकन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज विच आर कवर्ड अंडर रूल 18. सर कौन कौन से? अरे नहीं याद रखना है तेरे को, तू स्पेसिफाइड डिसीज टर्म याद रख. गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारी बीमारियों के नाम मेंशन किए, तेरे को डॉक्टर बनना है बस, तो अपने को टैक्स में जितना पर्पस याद करना है, स्पेसिफाइड डिसीज. इज इट क्लियर? एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल. चलो ये हो गया अपना इंटरेस्ट बेनिफिट. लाइट में जी, गिफ्ट. एग्जाम में आ गया गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स, वो अदर सोर्स में जाएगा. एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, वहां पढ़ाऊंगा. गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, बिजनेस टॉपिक में आएगा. कस्टमर मेरा बिजनेस से रिलेटेड होता है.
वो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, बिजनेस टॉपिक में सिखाऊंगा. गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स अदर सोर्स में जाएगा, एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, इफॉस में सिखाऊंगा. तो आज क्या सिखा रहे हो? एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला तो मतलब आज का गिफ्ट का रूल याद करके ये मत सोचना कि गिफ्ट के लिए यही रूल है. इफ द गिफ्ट इज रिसीव फ्रॉम, तो क्या रूल है वो आज सिखा रहा हूं. फ्रेंड से मिला, इफॉस में सिखाऊंगा. रिलेटिव से मिला, इफॉस में सिखाऊंगा. कस्टमर क्लाइंट से मिला, बिजनेस एंड प्रोफेशन में उसके रूल्स रेगुलेशन पढ़ाऊंगा. तो आज पढ़ते वक्त माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, हम वही गिफ्ट पढ़ रहे हैं जो हमें एम्प्लॉयर से मिला. सो अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिला तो गवर्नमेंट ने सिंपल रूल रखा है, इफ रिसीव्ड इन कैश इट इज फुली टैक्सेबल. एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इन कैश फुली टैक्सेबल. बट इफ इट इज रिसीव्ड इन काइंड, कोई चीज गिफ्ट मिल गई, आपका एम्प्लॉयर आपको मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, लैपटॉप गिफ्ट कर रहा है, बाइक गिफ्ट कर रहा है, कार गिफ्ट कर रहा है, इट इज इन काइंड. इट इज. तो अगर कंपनी ने आपको कोई चीज गिफ्ट की तो उसका वैल्यू पता करो. इफ द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 15,000, यस, if the value does not exceed 15,000 then it is exempt, but if value is more than 15,000 it is fully taxable. एग्जाम्पल समझो, ये वॉच मुझे पीडीएलसी ने गिफ्ट किया है, वैल्यू 14,000 एग्जेम्प्ट. वैल्यू 16,000 कितना? पूरा 16,000 टैक्सेबल. इधर ऐसा नहीं है कि 15 तक एग्जेम्प्ट, ऊपर का टैक्सेबल. एग्जेम्प्ट होगा तो पूरा एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल होगा तो पूरा टैक्सेबल. एम्प्लॉयर ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया, वैल्यू 10,000 एग्जेम्प्ट, वैल्यू 1 लाख, पूरा 1 लाख टैक्सेबल. सो इफ रिसीव्ड इन कैश तब तो मगजमारी नहीं, बट इफ रिसीव्ड इन काइंड देन चेक द वैल्यू. इफ द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 15,000 एग्जेम्प्ट, अदरवाइज फुली टैक्सेबल. अब एम्प्लॉयर आज की तारीख में सोचते हैं कि यार मैं अगर कोई चीज गिफ्ट कर दूं और यू बीइंग एम्प्लॉय तुम्हें पसंद नहीं आया तो वो गिफ्ट देने का कोई फायदा नहीं. अंडरस्टैंड, आप गिफ्ट 100 रुपए का दो, 500 का दो, 1 लाख रुपए का दो, अगर सामने वाले को वो गिफ्ट पसंद तो वो 1 लाख रुपए के गिफ्ट की कोई मतलब नहीं है. इमेजिन तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोजेक्टर गिफ्ट कर दिया, महंगा है, अरे बट वो क्या करेगी, तेरे सर पर मारेगी उससे. नॉनसेंस, उसका क्या काम है उसको. जो चीज मेरे लाइफ में यूजफुल है वो चीज गिफ्ट करोगे तो वाह वाली फीलिंग आएगी, कुछ भी गिफ्ट दे दोगे थोड़ी ना चलेगा. तो अब एम्प्लॉयर को नहीं मालूम है, यू बीइंग एम्प्लॉय तेरे को क्या पसंद है, तेरे लाइफ में क्या यूजफुल है क्या नहीं है, क्या खरीद कर तेरे को गिफ्ट दे दूं. तो एम्प्लॉयर आज की तारीख में क्या करते हैं, वाउचर्स गिफ्ट कर देते हैं. वाउचर्स, बड़े बड़े ब्रांड्स का, पेंटालून, शॉपर स्टॉप, ऐसे ब्रांड्स का वाउचर दे दिया. अब तुम वो वाउचर ले जाकर क्या करोगे, पेंटालून्स में जो बिलिंग लाइन में खड़े हैं उनको बेच कर आओगे वाउचर, या शॉपिंग. हाँ है, कुछ लोग बेच कर आएंगे, यस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट मेजॉरिटी केस में क्या होगा, तो घर में कैश आएगा या काइंड. हेंस गवर्नमेंट उस पर काइंड का रूल अप्लाई करती है. इफ द वाउचर इज लेस देन 15,000 एग्जेम्प्ट, इफ द वाउचर इज मोर देन 15,000 फुल्ली टैक्स. तो एग्जाम में आ गया, पेड वाउचर वर्थ ₹10,000 गिफ्टेड बाय द एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट, पेड वाउचर वर्थ ₹20,000 गिफ्टेड बाय द एम्प्लॉयर. तो वाउचर इज इक्वल टू काइंड, नॉट कैश. फिर भले तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में बेचकर कैश लाया हो घर पे, उस वाउचर पर टर्म्स कंडीशन भी लिखा होता है कि इसको बेच नहीं सकते, बट फिर भी अगर तुमने बेचा आउट ऑफ द वे जाकर, ठीक है, वो तुम्हारा लुकआउट है, गवर्नमेंट उसको ट्रीटमेंट किसका जैसा देगी, काइंड. इज इट क्लियर टू एवरीवन. ये गिफ्ट कब रूल अप्लाई करना, इफ रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर. व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट रिलेटिव्स. चलो राइट डाउन.